हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है उसका एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे और यदि पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा ताकि आप पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में भी समझ जाएंगे और ये भी जान जाएंगे कि इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड का मार्च 2020 वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना फंडामेंटल स्कोर रहा है, कितना पाइथ्रोस्की स्कोर रहा है, वो आप समझ जाएंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर की शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की ने की थी और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इसका यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और इन 9 क्राइटेरिया में कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स हासिल कर सकती है। जो कंपनियां 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं उन कंपनियों को हम स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं। वहीं यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो कंपनी एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। जो कंपनियां 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं हमें उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कंपनियां एक वीक फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं शुरू करूंगा। हम यहाँ पर 3 राउंड्स लेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें 4 क्राइटेरिया हैं, 4 पॉइंट्स होंगे। लीवरेज 3 क्राइटेरिया, 3 पॉइंट्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी 2 क्राइटेरिया और 2 पॉइंट्स। इसके बाद में हम एवरेज ग्रे एरिया लेंगे इसके कि कौन कौन से वो ग्रे एरियाज रहे हैं कंपनी का, यानी कंपनी किस प्रकार से एक अच्छा परफॉर्म कर सकती थी लेकिन कंपनी ने अच्छे तरह से परफॉर्म नहीं किया है, यानी कंपनी किस तरह से अपने स्कोर को और भी ज्यादा बढ़ा सकती थी, वो सब हम देखेंगे इसके ग्रे एरिया वाले सेक्शन में। ये ग्रे एरिया वाला सेक्शन हमने रिसेंटली ऐड किया है और अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा डिस्क्लेमर है जो हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस की। सबसे पहला राउंड है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का। आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये केवल चेक करना है कि यदि कंपनी की एक नेट इनकम थी जो कि पॉजिटिव थी तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर हमने चेक किया और हमने देखा कि कंपनी का जो नेट इनकम है मार्च 2020 में वो है 53.46, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 कॉलम है। पहला कॉलम है मार्च 2020 का और दूसरा कॉलम है मार्च 2019 का। अभी हमें सिर्फ मार्च 2020 के फिगर से मतलब है और हमने चेक किया कि नेट प्रॉफिट एक पॉजिटिव में है और यही हमें चाहिए था, तो हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। तो यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और हम आगे चलते हैं। हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया है वो कहता है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने चेक किया और हमने देखा कि जो कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स है वो 0.42% है, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो कितना कम है या कितना ज्यादा है, अभी हमें केवल देखना है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर भी कंपनी को 1 पॉइंट देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर भी कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में जो कहता है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है या जिसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं वो पॉजिटिव है या नहीं है, और यदि पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने चेक किया कंपनी की वेबसाइट से जाकर के और हमने देखा, जैसा कि आप इस कॉलम में देख रहे हैं, इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 386.66 करोड़ है। तो ये कंपनी इस कंडीशन को भी फुलफिल करती है और इस क्राइटेरिया में भी कंपनी को 1 पॉइंट और मिलता है। अब हम आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कंपेयर करना है जो थर्ड कैटेगरी में, जो थर्ड क्राइटेरिया में पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो था उसको हमें नेट इनकम से कंपेयर करना है जो कि फर्स्ट क्राइटेरिया में था। हमें ये देखना है कि जो थर्ड क्राइटेरिया वाला फिगर है वो फर्स्ट क्राइटेरिया वाले फिगर से ज्यादा होना चाहिए। तो हमने चेक किया और हमने देखा कि जो कंपनी का नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो 386.66 करोड़ है, जबकि जो कंपनी की नेट इनकम है वो 53.46 करोड़ थी। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा होना चाहिए नेट इनकम से।
ये आपको मैं डाटा शीट भी दिखा रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने इस कंडीशन को भी फुलफिल किया है और कंपनी को 1 पॉइंट और मिलता है। इस प्रकार से कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स प्रॉफिटेबिलिटी में और पहला राउंड कंप्लीट होता है। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 4। तो फ्रेंड्स, आपने देखा पहले राउंड में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अब हम आते हैं अपने दूसरे राउंड में, जो कि है लीवरेज और लिक्विडिटी का राउंड। इसमें 3 क्राइटेरिया होंगे और कंपनी मैक्सिमम 3 पॉइंट्स अचीव कर सकती है। आइए देखते हैं कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो कहता है लोअर रेशो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप वर्ड्स देख रहे हैं लोअर, तो जहाँ पर भी आप लोअर और हायर वर्ड्स देखेंगे यहाँ के राउंड में, यानी कि राउंड 2 और 3 में, तो आप समझिए कि इसका मतलब है हमें इन फिगर्स को कंपेयर करना है मार्च 2019 के फिगर से, यानी इसके प्रीवियस ईयर से। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है करंट ईयर का वो पिछले साल से कम है या नहीं है, यानी कंपनी ने अपने लीवरेज में सुधार किया है या नहीं। तो हमने चेक किया कंपनी का जो लास्ट ईयर लॉन्ग टर्म डेब्ट था, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, डेब्ट टू इक्विटी था मार्च 2019 में, वो था 0.59, जो कि कम हो गया है और 0.58 हो गया है। और हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी जो डेब्ट टू इक्विटी है उसमें इम्प्रूवमेंट किया है, भले ही ये मार्जिनल किया हो, बहुत ही कम किया है, लेकिन फिर भी इसने किया है अपनी लीवरेज पोजीशन में सुधार। तो हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। और हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है हायर करंट रेशो इन करंट ईयर। हमें ये चेक करना है कि करंट रेशो पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। करंट रेशो का मतलब है कंपनी की लिक्विडिटी। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर हमने देखा कि लास्ट ईयर कंपनी का जो करंट रेशो था वो था 0.93 और मार्च 2020 में ये हो गया है 0.83। तो ये अफसोसजनक बात है, कम हुआ है और इसलिए हम कंपनी को कोई पॉइंट नहीं देंगे, क्योंकि कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो कम हुई है और इससे फंडामेंटल स्कोर कम होता है। तो हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 0 पॉइंट। तो अभी आपने देखा 2 क्राइटेरिया लीवरेज के और अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कहता है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि कंपनी को अपने शेयर्स को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, यानी कंपनी को कोई नए इक्विटी शेयर इशू नहीं करने चाहिए। और यदि कंपनी ऐसा करती है, यानी नए शेयर इशू नहीं करती है, तो कंपनी को हम पूरा 1 पॉइंट देंगे। तो हम चेक करते हैं कि क्या कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया है। हमने कंपनी की वेबसाइट से जाकर के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखा और हमने वहां से चेक किया कि कंपनी ने किसी भी तरह का कोई इक्विटी शेयर इशू नहीं किया है। तो इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट देंगे, क्योंकि कंपनी ने अपने जो शेयर्स हैं उनको डाइल्यूट नहीं किया है। तो इस प्रकार से हमने देखा लीवरेज में कंपनी को 3 में से 2 पॉइंट मिलते हैं और हमारा दूसरा राउंड खत्म होता है। दूसरे राउंड में मिलते हैं कंपनी को 2 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है आफ्टर 2 राउंड, वो हो जाता है 6। अब हमारे पास केवल 1 राउंड है जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, जिसमें 2 क्राइटेरिया हैं। हम चलते हैं अपने तीसरे राउंड में और तीसरा राउंड है इसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, जिसमें पहला क्राइटेरिया है हायर ग्रॉस मार्जिन। हमें ये चेक करना है कि जो ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है वो पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी ने अपना जो काम किया है, जो बिजनेस किया है, वो पिछले साल से बेहतर किया है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं और देखा हमने लास्ट ईयर का हमने फिगर देख रहे हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 11.52, जो बढ़ करके मार्च 2020 में हो गया है 12.27। तो ये एक अच्छी बात है और कंपनी को इसके लिए मिलेगा पूरा 1 पॉइंट, क्योंकि कंपनी ने अपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट किया है, यानी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाई है। अब हम आते हैं अपने 9वें क्राइटेरिया में, जो कि अंतिम क्राइटेरिया है इस एनालिसिस का, और ये कहता है हायर एसेट टर्नओवर रेशो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशो है वो कम हुआ है या बढ़ा है। हमें देखना है कि ये बढ़ा है या नहीं। यदि बढ़ा होगा तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। एसेट टर्नओवर का सीधा मतलब होता है कि आपकी कंपनी ने अपने एसेट्स का कितना यूज किया है। तो ये हम यहाँ से चेक करते हैं। तो हमने लास्ट ईयर जो देखा था
मार्च 2019 में एसेट टर्नओवर रेशो था 51.06, जबकि इस साल ये कम हो गया है, मार्च 2020 में ये हो गया है 44.44। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने एसेट टर्नओवर रेशो को कम किया है और अपने एसेट्स को प्रॉपर यूज नहीं किया, इसलिए हम कंपनी को देते हैं यहाँ पर 0 पॉइंट। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट, और थर्ड राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट, और थर्ड राउंड के बाद में कंपनी का स्कोर हो जाता है 7। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। लेकिन अभी आप जाइएगा नहीं, क्योंकि कंपनी ने 2 पॉइंट्स लूज किए हैं। 1 पॉइंट किया है इसने लीवरेज में और दूसरा पॉइंट किया है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। तो हम चेक करेंगे वो कौन कौन से ग्रे एरियाज हैं, यानी कंपनी कहाँ कहाँ अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकती थी लेकिन नहीं किया। तो हमने देखा, जैसा कि हमें अभी देखा है हमने, कि लीवरेज में 1 पॉइंट गंवाया है कंपनी ने और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी कंपनी ने 1 पॉइंट गंवाया है। हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे और हम जो तीनों कैटेगरीज हैं, तीनों राउंड्स हैं, वहां देखेंगे कि कंपनी की कहाँ चूक हुई है। हमने देखा कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इश्यू नहीं है और कंपनी ने 4 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स हासिल किए हैं। और लीवरेज की हम बात करें, कंपनी ने 3 में से 2 पॉइंट्स ही हासिल किए थे। तो हम देखते हैं वो कौन सा 1 पॉइंट कंपनी अचीव नहीं कर पाई थी, तो वो था करंट रेशो का। करंट रेशो का डायरेक्ट रिलेशन होता है लिक्विडिटी से। तो हमने कंपनी का जो डिटेल है वो देखा और हमने देखा कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो 2% बढ़े हैं, लेकिन कंपनी की लायबिलिटीज बढ़ गई है 15%। आप अपने डाटा स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जो करंट लायबिलिटीज है वो 2508 से बढ़कर के 2877 हो गई है, जबकि जो करंट एसेट्स हैं वो 2331 से केवल 2382 करोड़ ही हो पाए हैं। यानी एक बड़ा डिफरेंस था यहाँ पर करंट एसेट्स के बढ़ने में और करंट लायबिलिटीज के बढ़ने में। इसकी वजह से इनका जो करंट रेशो था वो कम हुआ है और कंपनी ने 1 पॉइंट यहाँ पर गंवाया है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी ने 1 पॉइंट गंवाया है। वो कौन सा पॉइंट कंपनी ने गंवाया है? वो गंवाया था इन्होंने एसेट टर्नओवर रेशो का। उसका कारण क्या है? क्योंकि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो 3% बढ़े हैं पूरा टोटल, लेकिन उनकी जो रेवेन्यू है वो कम हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इनके जो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो 11,300 करोड़ से बढ़कर के 11,669 करोड़ हो गए हैं, बढ़ गए हैं, लेकिन वो बढ़े हैं 3%। लेकिन यदि आप देखेंगे इनके रेवेन्यू, तो रेवेन्यू 5,770 करोड़ से कम हो गई है और वो हो गई है 5,186 करोड़। तो इनकी लगभग 600 करोड़ की जो रेवेन्यू है वो कम हुई है, जो कि काफी ज्यादा है, और इस वजह से कंपनी ने यहाँ पर भी 1 पॉइंट अपना गंवाया है। तो फ्रेंड्स, ये था इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।